अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब के कुछ अहम केसेस की समाअत होने जा रही है और इन केसेस से काफ़ी हद तक तयन होगा कि आगे के दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। फिर कुछ मज़ीद बात करेंगे कि आगे का प्लान PTI का क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि कानूनी मामलात के तनाजुर में ही नज़र आएगा कि आगे फाइनल कॉल की डेट्स वगैरह क्या दी जा रही हैं। और इस सिलसिले में एक अहम खबर है आज मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज मरियम औरंगजेब साहिबा पे बड़ी तनकीद हो रही है उनकी एक तस्वीर की वजह से या वीडियो की वजह से। और ये तनकीद अब सिर्फ PTI की तरफ से नहीं, खुद PMLN के हलकों की तरफ से भी हो रही है। क्या वजह बनी, इस पर भी बात करेंगे। और फिर साथ साथ शानदाना गुलजार साहिबा इधर PTI वालों की तनकीद की जद में है, उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। और ये तमाम अहम मामला डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ आज बात कर रहे हैं, डील वील की खबरें भी देते फिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन में आएंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की बात करेंगे। जी, आज बहुत अहम केस है, तोशा खाना का केस, जिसमें जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। और ऑलरेडी इस केस में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो ज़मानत ले चुकी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी उन्हें ज़मानत दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई का अमल मुमकिन हुआ था। तो कभी इम्कान जो नॉर्मली देखने में आता है वो ये कि अगर एक ही तरह के केस के एक ही तरह के मुल्जिम हों तो उस सूरत में अगर एक मुल्जिम को ज़मानत मिले तो फिर दूसरे मुल्जिम को भी ज़मानत मिल जाया करती है। इसके कभी इम्कानात होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही हर दफ़ा हो। और दूसरी बात ये कि इस बात का इंदिया खुद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी लास्ट समाअत पर दिया था कि अगरचे ये हमने देखा है कि जी वो खातून होने की वजह से भी बाज़-औक़ात फेवर दे दी जाती है, तो हो सकता है बुशरा बीबी साहिबा को इसलिए भी कुछ फेवर मिल गया हो। अगरचे कि इस सारे केस में अभी तक कोई ख़ास ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ तो पेश नहीं कर सकी FIA। तो कहने का मकसद ये है कि इम्कानात तो यही है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल सकती है, इस बुनियाद पे भी मिल सकती है कि एक मुल्जिम को हो गई तो दूसरे मुल्जिम की भी ज़मानत हो जाए। लेकिन हतमी तो ज़ाहिर है बात ये आगे उसमें जाके ही पता चलेगी जब इस केस की हेयरिंग होगी। तो बहरहाल ये इस लिहाज से बड़ा अहम केस है क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर एक अलकादर ट्रस्ट केस की तलवार ज़रूर लटकी होगी कि उसकी सज़ा किसी भी वक्त सुनाई जा सकती है। अदरवाइज़ तो वो उस पर भी ज़मानत पर हैं, लेकिन सज़ा अगर होती है तो ज़ाहिर है फिर उस सूरत में उनको दोबारा उसमें गिरफ्तार हो कर दिया जाएगा। और फिर कुछ 9 मई के एक आध केस में शायद उसमें भी कुछ ऐसी सिलसिले बने। तो अलकादर ट्रस्ट केस जो है बज़ाहिर ये भी एक तलवार की तरह लटका हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर जो है सज़ा सुना दी जाएगी। बज़ाहिर जो इस केस की रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक तो इस केस में अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं किया जा सका जिसकी बुनियाद पर सज़ा सुनाई जा सके, क्योंकि जो नैब ने अपने गवाहान भी पेश किए थे इवन उन सब में भी किसी ने भी ऐसा कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा पर कोई जुर्म साबित होता हो। तो उनके भी जो बयानात थे वो कोई ख़ास उनके खिलाफ नहीं थे। दूसरी तरफ ये कि जो इसके अगर आप मेरिट पे भी बात करें तो उस सूरत में भी कहीं पे कोई माली करप्शन इमरान खान साहब की साबित नहीं होती। कहीं पता नहीं चल रहा कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा हासिल किया है। वो ट्रस्टी ज़रूर है इस ट्रस्ट के, लेकिन वो इस तरह के ट्रस्टी हैं ना वो इसको बेच सकते हैं, ना इससे कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ना अपने नाम इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना उससे कोई आमदन कमा सकते हैं। तो इसका कोई उन्हें फ़ायदा नहीं है। ये एक सिम्बॉलिक सा उनका ज़रूर ओहदा है जो उन्हें मिला हुआ है इस अलकादर ट्रस्ट में। दूसरी बात ये कि अगर इसके बदले में उन्होंने किसी को कोई गैर कानूनी या नाजायज़ फेवर दी है, जैसे बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब को, तो उसके भी कोई आपके पास कानूनी शवाहिद तो होने चाहिए कि उसके बदले में इमरान खान साहब ने क्या लिया है। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नहीं पेश की जा सकी नैब की तरफ से कि जिससे ये साबित हो कि इसके बदले में इमरान खान साहब ने उनसे क्या फेवर ली है। तो मेरिट पे भी अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो इस केस में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर केस ये बना है कि क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस सूरत में भी जो नैब तरमीम है उसके साथ तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिर तो इस केस का सस्टेन करना खासा मुश्किल है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है उसके तहत तो फिर जो कैबिनेट फ़ैसले करती है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये सारी सूरत हाल के बाद बज़ाहिर तो इसमें मुश्किल लगता है कि केस में कोई सज़ा हो। तो उसमें आप प्रूफ में सिर्फ आप अगर ये दलाइल दे रहे हैं कि जो क़वायद व ज़वाबित थे उसके बरअक्स जाकर कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो उस सूरत में तो फिर आपको ये जो नैब लॉज हैं वो कहते हैं कि
जी जो कैबिनेट ने काम किया है उसकी वजह से तो आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, तो ये अपने आप में फिर एक चीज़ बन जाती है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए बज़ाहिर तो इसमें सज़ा की कोई सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन बात फिर वही है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अब क्या बातचीत ऐसे पीछे कहीं किसी लेवल पर इस तरह हो रही है कि जहाँ पर इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा और उनको जो है सज़ा ना सुनाई जाए? तो इसके ऊपर जो हुकूमत की परेशानी है उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें कोई टेंशन है। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर उनसे बात करते हुए नज़र नहीं आ रही, उनके साथ कोई राब्ते करती नज़र नहीं आ रही, उनके साथ कोई नरमी इख्तियार करते नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये बात अपने आप में हैरानकुन ज़रूर है कि फिर हुकूमत क्यों इतनी हवास बाख्ता फिर रही है, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि हम तो उनसे आज भी बात के लिए तैयार हैं, ये खुद ही हमसे बात नहीं करते और आइन के तहत तो इन्हें हमसे ही बात करनी चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब फिर ये नहीं बताते कि उन्होंने कौन से आइन के तहत जब मियाँ साहब को बाहर भिजवाया था या उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके लंदन भिजवाया गया, जिस तरह से इक़्तिदार में आए, जिस तरह से खुद उनके वज़रा बाके ख्वाजा आसिफ साहब हर चीज़ बता रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हेल्प की थी। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि किस अंदाज से पहले से ही इस्टेब्लिशमेंट उन्हें जनरल बाजवा साहब उन्हें किस तरीके से ऑफ़र कर रहे थे कि आप आके हुकूमत संभालें। तो ये सारी चीज़ें, तो ये किस आइन में था लिखा हुआ? आप क्यों फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे थे और किस आइन के तहत आपने उनसे मुज़ाकरात किए और मामला तय करके अपने लिए फ़वाइद भी हासिल किए? तो ये सब सवालात अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन इसके जवाब आपको मालूम है कि आमतौर पे कभी मिला नहीं करते। ये सब बातें जब आप खुद हुकूमत में होते हैं बस उसी वक्त याद आती हैं। तो बहरहाल लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूर कोई चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल भी नहीं दी। और अब बहुत हद तक ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर नवंबर के आखिरी वीक में फ़ाइनल कॉल की अनाउंसमेंट कर देंगे और कोई डेट दे देंगे। लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर उससे पहले उन्हें ये नज़र आ जाए, वो इस हद तक डिसअपॉइंट हो जाएं कि अब वाक़तन कोई रास्ता नहीं बचा है। जब उन्हें लगे कि अब जो केसेस में रिहाई होना थी उसके बावजूद भी कोई सज़ा सुनाकर या कोई नया केस बनाकर या किसी और तरीके से उन्हें सिर्फ ज़बरदस्ती जेल में रखने की कोशिश की जाए, या जो आगे भी मामलात है इसी तरह के दिखें कि जिस तरीके से पीटीआई के साथ एक ओवरऑल रवैया नज़र आया है, तो उस सूरत में बिल्कुल वो फिर हतमी ये कॉल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मज़ीद वो कुछ दिन ये सिर्फ देखेंगे कि उनके मामलात के हवाले से क्या फर्दर कोई ऐसी पेशरफ तो नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये दबाव एक उन्होंने डाला ज़रूर हुआ है कि वो रिहाई की कॉल, रिहाई तो नहीं वो उसे कहते, लेकिन मतलब फ़ाइनल कॉल वो दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ये डरावा दिखाकर वो ये ज़रूर चेक करेंगे कि इसके नतीजे में, उनके इस डर के नतीजे में कोई नए केस ना बन जाएं या किसी तरह उनकी रिहाई में मज़ीद रुकावट ना डाली जाए, जो कि अगर ऑलरेडी उनके ऊपर केसेस के फैसले मेरिट पर हों तो बज़ाहिर उनकी रिहाई हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ है और इसके दौरान ही उन्होंने ये जो डर है ये फाइनल कॉल का बिठा रखा है। इसके बावजूद भी हमें हमारे ज़राए ये बताते हैं कि नवंबर का जो आखिरी वीक है, अगर इमरान खान साहब बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए इस सिस्टम से, तो वो फिर ये जो डेट है आखिरी वीक में वो कोई दे सकते हैं, जो कि वाक़तन फाइनल कॉल होगी और ये कोई धरना टाइप ही चीज़ होगी जिसमें फिर एक दिन का कोई जलसा नहीं होगा, लॉन्ग मार्च होगा और फिर वहाँ पर जाकर बैठना भी होगा। तो ये बिल्कुल इस तरह का कोई प्लान हो सकता है। और पहले भी उनका प्लान इसी किस्म का था, लेकिन बाद में उसको ऑल्टर किया गया था। जब 8 नवंबर की जलसे की बात हो रही थी उससे पहले इसी किस्म का प्लान था, लेकिन उसको फिर बाद में थोड़ा बहुत चेंज करके एक जलसे में सिर्फ बदल दिया गया और फिर फाइनल तारीख भी इसलिए नहीं दी गई थी। तो कुछ तो मज़ीद तैयारी वगैरह शायद करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों का इंतज़ार भी। तो इस तरह कुल मिला के ये बात जो है अब नवंबर के आखिरी वीक में ही क्लैरिटी से सामने आ सकेगी। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा पे क्यों तनकीद हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई वाले तो हमेशा ही तनकीद करते हैं, ज़ाहिर है उनकी मुखालिफ जमात है, लेकिन इस दफ़ा इस मामले के ऊपर तो इवन जो खुद यानी PMLN के लोग हैं सोशल मीडिया पर भी, अदरवाइज़ भी, वो भी इवन तनकीद कर रहे हैं। वजह उनकी वो तस्वीर है या वो छोटी वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि मरियम नवाज़ साहिबा अपना जो उन्होंने लंबा पूरा कोट पहना हुआ है, ओवर कोट, उसके जेबों में हाथ दिए जा रही हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 2 बैग्स, हैंड बैग्स जो हैं वो हाथ में पकड़ रखे हैं। अब जाहिर सी बात है सब ये सवाल कर रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब का अपना बैग हो सकता है, तो दूसरा बैग
ज़ाहिर सी बात है वो मरियम नवाज़ साहिबा का बैग है। तो इस बात को लेकर के बहुत तनकीद हो रही है कि ये क्या वजह है कि एक सीनियर मिनिस्टर को आप इसलिए साथ सिर्फ लेके गए हुए हैं क्या, क्योंकि बज़ाहिर तो उनका वहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर मरियम नवाज़ साहिबा अपनी किसी मेडिकल रीजंस की वजह से वहाँ गई भी हुई हैं तो वो अकेले जाती तो समझ में भी आता, या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ गई हैं तब भी समझ में आता है। मरियम औरंगज़ेब का साथ जाना कोई वजह नहीं बनता, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप या विजिट तो नहीं था। तो ऊपर से वो जिस तरह बैग कैरी कर रही हैं साथ, तो वो और भी ऑड लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई आप क्या यहाँ पे बैग उठाने आई हैं, क्या आप कोई मुलाजिम हैं उनकी, या क्यों आपको इस तरह से कोई अपनी तौहीन फील नहीं हो रही कि आप किसी का बैग उठाकर जो है वो साथ चल रहे हों। तो ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये एक मिजाज हमें नज़र आता है बहरहाल हुक्मरान ख़ानदानों में कि जैसे अपने छोटे छोटे मामलात में, अच्छा ये एक ज़ाहिर मुझे लगता है कि ये हमारी कुछ सोसाइटी का भी वैसे इशू है कि हम बाहर देखते हैं ना, लोग अपने काम खुद कर लेते हैं। अंग्रेज़ों का एक मतलब स्टाइल है, अपने घर के काम काज भी खुद कर लेते हैं, अपने बर्तन भी खुद ही धो लेते हैं, लॉन्ड्री भी कर लेते हैं और शॉपिंग भी कर लेते हैं, और हाथ में सामान उठाना भी उनको कोई बुरा नहीं लग रहा होता। मुलाजिम वगैरह रखना इतना अफोर्ड भी नहीं किया जाता बाहर के मुल्कों में, और उनको आदत भी नहीं होती ख़ास, तो वो खुद ही अपने मामलात को उसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें कितनी ज़्यादा, एक हमने प्रोटोकॉल्स और अपने जो एक बादशाहत वाला जो एक सिलसिला है उस तरह बनाया हुआ है कि हम जी कोई अपना शॉपर उठाना अपनी तौहीन समझें, या हम कोई अपना बैग उठाना, या इवन बाज़ लोग तो छतरी भी नहीं अपनी खुद उठाते। आप देखिए बाहर के मुल्कों के जो सरबराहान वगैरह आते जाते हैं तो छतरी अपनी खुद होल्ड कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हमने ये देखा है कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह बाहर जाएँ या कोई बड़ी शख्सियात बाहर जाएँ तो वो जी अपनी छतरी भी नहीं पकड़ती, साथ पीछे को बंदा खड़ा होता है छतरी पकड़ने के लिए। मुझे तो इस बात पर भी वैसे हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी कुर्सियाँ भी आगे पीछे करने के लिए पीछे बाकायदा खादिम मौजूद होते हैं जो पहले कुर्सी पीछे करते हैं, वो फिर जज साहब बैठ जाते हैं, फिर वो उस हिसाब से पंखे की सेटिंग भी करते हैं। तो मुझे तो इस बात पे भी हैरत होती है कि हमने अपने आप को क्या शहाना मिजाज दिए हुए हैं कि हम अपनी कुर्सी पीछे करके नहीं बैठ सकते, या हम अपना बैग नहीं उठा सकते खुद, या हम अपनी छतरी नहीं खुद पकड़ सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि भले आप अमीर हो जाएं, भले आप बड़े ओहदों पर हो जाएं, लेकिन ये छोटे छोटे काम खुद कर लेने में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस जब इंसान के पास बेतहाशा पैसा हो और जहन आपका इस तरह का हो जाए कि जैसे आप वाकई कोई बादशाहत कायम कर चुके हैं या कोई आप शाही ख़ानदान से हैं, तो फिर शायद इसी किस्म के आपके जहन और मिजाज बन जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कर रहा है उसको ज़रूर ये फील होना चाहिए कि आप एक सीनियर मिनिस्टर हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। और इस बात की वजह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा पे खासी तनकीद हो रही है, इस वजह से भी हो रही है कि भाई इधर स्मॉग ने हालत बुरी की हुई है, उधर आप बैग उठाने के लिए साथ साथ चल रही हैं। तो ये इसके अलावा इधर पीटीआई में भी शानदाना गुलजार साहिबा अक्सर ही किसी ना किसी तनकीद की जद में रहती हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी किसी एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने जो एहतजाज किया गाजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, तो उसकी बिना पर उनका यहाँ पे जो कोई फैमिली मेम्बर, उनके वालिद बल्कि उन्होंने कहा कि उनको उठा के ले जाया गया और उनको सुराख कर दिए गए उनकी बॉडी में खुदा न खास्ता, और ड्रिल से किए गए, और ये वो जब उन्होंने पार्टी छोड़ने की वीडियो जारी की, ऐलान किया, तो फिर उन्होंने जो है उनको छोड़ा। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ा हार्ड टू बिलीव इल्ज़ाम था। और उनके अलावा मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे ना ये कोई ख़बर देखी, ना किसी का ऐसा कोई क्लेम देखा, तो मुझे भी ये बात थोड़ी डाइजेस्ट करनी मुश्किल थी। अब या तो शानदाना गुलजार साहिबा को किसी ने गलत बताया है, मुझे नहीं मालूम, या उन्होंने ख़ुद से ये अपने तौर पर इस तरह से ये स्टोरी दिया है, ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसलिए उसको कोई कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लेकिन इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बात करना भी बड़ा अजीब सा है, और इसी वजह से उन पर तनकीद हो रही है कि जब आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं हैं तो फिर आप क्यों इतनी इस तरह की खौफजदा कर देने वाली बात जो है वो आके टीवी पर बाकायदा नेशनल मीडिया पे बात कर रही हैं इस तरह की। तो ये चीज़ें जो हैं अब खुद उनके पीटीआई के अपने लोग भी इस पे कह रहे थे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और ये बिला वजह इस तरह की ये स्टोरी सुना रही हैं क्योंकि पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि उससे पहले अगर कहीं किसी के घर छापे पड़े हैं या कोई उठा के ले गए हैं, वो तो ज़ाहिर है वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिस पे किसी ने कोई इस तरह का ओन नहीं किया, जिससे बज़ाहिर इसकी सदाकत में सीधा सीधा शक है। और शानदाना गुलजार साहिबा वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के इस तरह की बात कर रही हैं, तो उस वजह से वो भी तनकीद की जद में। अब इससे होता ये कि जब रियलिटी में किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो और कोई आवाज़ उठाए तो वो भी चीज़ मशकूक हो जाती है। लोग कहते हैं कि देखें जी उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोला था, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, कहाँ है कोई बंदा क्लेम करे कि जी उसके साथ ये हुआ है, कहाँ है कोई वीडियो या कोई फुटेज ये वो। तो फिर जो ओरिजिनली किसी के साथ कोई जुल्म सितम हो या कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो तो वो भी आप उसको भी डाउटफुल कर देते हैं।
तो एक तो इससे ये नुकसान होता है क्रेडिबिलिटी का। दूसरा जो इससे नुकसान होता है वो ये होता है कि आप खौफ का माहौल पैदा करते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जो बाहर निकल के लोग एहतजाज करना भी चाहते हैं या इस तरह, वो भी खौफजदा हो जाते हैं। तो पीटीआई के लिए उनको लगता है कि इससे तो कॉज को नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग जो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि गैर मोहतात गुफ्तगू करते हैं, वो पीटीआई के लिए फ़ायदा नहीं नुकसान का बायस बनते हैं। आज मैं शेर अफजल को भी सुन रही थी राय साकिब के प्रोग्राम में, वो भी कुछ अजीबो गरीब सी बातें कर रहे थे कि इद्दत केस तो सजा के तौर पर बना और सोशल मीडिया ने पता नहीं क्या कहा उसकी वजह से बना, तो ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि मेच्योर जो लीडरशिप है उसको चाहिए कि इस तरह कुछ गाइडलाइन ज़रूर मुकर्रर करें। इस तरह बगैर तहकीक के कोई भी बात कर देना ये ओवरऑल ही नुकसानदेह ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात लगते हैं उनके ऊपर भी, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बात जो है ज़िम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।